आप जेईई मेन परीक्षा में सफल हुए, आपको एनआईटी में नामांकन मिल रहा है। मेरे पिताजी गांव में एक छोटे से किसान हैं जो कि सब्जी बेचते हैं। किसी भी कंडीशन में आपको धीरे धीरे ही हो लेकिन चलना बहुत जरूरी है और आप प्रयास करते जाइएगा, धीरे धीरे ही चाल एक समय रफ्तार पकड़ लेगी। अब यह लड़का अपने गांव का, अपने शहर का, अपने परिवार का पहला एनआईटीएन कई पीढ़ियों के बाद बनने जा रहा है। 10वीं के बाद आईआईटी जैसे एग्जामों की तैयारियां तो दूर, मेरे लिए बाहर रह के पढ़ना भी इस इतने कम आर्थिक स्थिति में नहीं हो पाता। अच्छा लगता है जब नन्हा सा बीज पौधे के रूप धारण करते हैं, और वह एहसास तो सच में कमाल का होता है जब हमारे सामने मीठे फलों से लदे हुए वृक्ष होते हैं। ऐसा ही एहसास तब हमें हुआ जब हमारे बच्चे सफल होकर आईआईटी एनआईटी जैसे कॉलेजों तक पहुंच रहे हैं। आज इसी कड़ी में हमारे बहुत ही प्रिय स्टूडेंट में से एक आशीष रंजन जी हैं, जिनके पिताजी सब्जी बेचा करते हैं और आज यह जेईई मेन में बहुत अच्छे स्कोर के साथ सफल हुए और एनआईटी में इनका नामांकन हो रहा है। तो इसके लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। आशीष, पहला प्रश्न ये है कि पहले अपने घरेलू परिवेश के बारे में बताइए। अभी तो मैंने जिक्र ही किया कि पिताजी क्या करते हैं, ये मेरे लिए बताना आसान हुआ, लेकिन जब आप बचपन से उस संघर्ष को, उस पीड़ा को देखते होंगे कि कैसे, जैसे आपको 2 साल पढ़ाते हुए जितना मैं जान पाया कि आपके घर परिवार रिलेशन में दूर दूर तक कोई एनआईटीएन नहीं है। और पिताजी कितने क्लास तक पढ़े हैं? 9वीं तक पढ़े। पिताजी 9वीं क्लास तक पढ़े हैं। तो कुछ अपने घरेलू स्थिति और परिवार के बारे में दर्शकों को बताएं। सबसे पहले तो नमस्कार। मेरा ये बड़ी सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि सर मुझे वार्तालाप करने का मौका दिए। मेरा नाम आशीष रंजन है। मैं झारखंड राज्य के गिरिडीह से रहने वाला हूँ। मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि मैं 10वीं के बाद आईआईटी जैसे एग्जामों की तैयारियां तो दूर, मेरे लिए बाहर रह के पढ़ना भी इस इतने कम आर्थिक स्थिति में नहीं हो पाता। मेरे पिताजी गांव में एक छोटे से किसान हैं जो कि सब्जी बेचते हैं। पहले ये बताइए कि जब आपके घर में यह जानकारी हुआ कि आप जेईई मेन परीक्षा में सफल हुए और अभी सीट अलॉटमेंट के बाद आपको एनआईटी में नामांकन मिल रहा है, आप एनआईटी उत्तराखंड में जा रहे हैं और एक अच्छे ब्रांच के साथ आप उसमें नामांकन ले रहे हैं, तो घर का कैसा माहौल था? मेरे घर के लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको आईआईटी एनआईटी जैसे परीक्षाओं के बारे में उतनी जानकारियां नहीं है, पर मैंने जैसे बताया वो काफी खुश हुए। गांव में शायद और कोई है ही नहीं आईआईटी एनआईटीएंस मेरे अलावा मेरे गांव में, और मेरे अंकल थोड़े जानते हैं इन सब के बारे में, तो वो काफी खुश हुए और भैया भी मेरे काफी खुश हुए। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात होता है कि जब आशीष ने कैसे बताया कि मेरे गांव में दूर दूर तक कोई भी ऐसे सीनियर नहीं हैं कि जो आईआईटी एनआईटी कॉलेज से पढ़े हो, और देश में आप आईआईटी एनआईटी कॉलेज से प्रतिभा को देखते होंगे कि वहां पर जाकर पढ़ना हर बच्चे का सपना होता है और सीट भी बहुत ही सीमित है। तो जो भी बच्चे इस रिजल्ट को निकालते हैं, और खास करके वैसे बच्चे जिनके पिताजी 9वीं क्लास तक पढ़े हुए हैं, जिनको यह लगता है कि भाई 10वीं के बाद हम कैसे उस बुलंदी को पाएंगे, क्योंकि आर्थिक स्थिति उतनी बेहतर न होने के बाद ऐसा लगता है, जिस टाइप से आधुनिक कोचिंग व्यवस्था है कि लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी यह जरूरी नहीं है कि आपका रिजल्ट आ पाएगा। लेकिन अच्छा लगता है जब बच्चे निःशुल्क शिक्षा ग्रहण कर सफल हो जाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और जैसे आप लोग देखते होंगे कि हर बच्चों के यहाँ सफलता के बाद मैं प्रयास करता हूँ कि जब रिजल्ट आ जाते हैं तो उसके घर भी मैं जाता हूँ। तो मैं आशीष के माता पिताजी से आपको मुलाकात भी कराऊंगा कि कैसे एक आर्थिक रूप से गरीब परिवार के बच्चे जब सफल होते हैं तभी राष्ट्र निर्माण और विश्व कल्याण में अपना अहम योगदान दे पाते हैं। ऐसे ही सोसाइटी का निर्माण होता है। आशीष जी, यह बताइए कि बहुत सारे जूनियर जो हैं, जो आपको सुनेंगे देखेंगे कि जो आपके जैसे घरेलू कंडीशन से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि कैसे हम भाई आईआईटीएन एनआईटीएन हम कैसे बन पाएंगे, कैसे अपने
सपने को पंख लगा पाएंगे, तो उनके लिए आपका संदेश क्या है? देखिए, मैं सबसे पहले ऐसे बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि IIT NIT जैसे एग्जामों को क्रैक करने के लिए सबसे पहले तो है कि अभी इस तरह का माहौल बन चुका है कि लोग कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया है, बहुत एक बड़े पैमाने पे लोग इस एग्ज़ाम को देते हैं, तो कंपटीशन का माहौल है। मगर जो भी इसका तैयारी करना चाहता है, जो भी बच्चे हैं, इसके लिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छे फैमिली से हो तभी उनका सिलेक्शन हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले तो उसको खुद निश्चय कर लेना होगा कि वो इस फील्ड में आना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि इसमें 2 साल तक कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। कोई भी बच्चा अगर चाहता है, जैसे उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि वो कहीं बाहर रह के कोई अच्छा कोचिंग एफर्ट ना कर पाए, कोई भी बच्चा हो कहीं से भी पढ़ रहा हो, वो उसको जो उसके डेली बेसिस पे जो उसके क्लासेस में हो रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट में जो भी चैप्टर्स जो पढ़ाया जा रहा है, उसका मतलब जितने लेवल के क्वेश्चंस होते हैं उसको उस समय ही कर लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि बाद में फिर उस चैप्टर को उसको दोबारा पढ़ना पड़े। और ख़ास करके केमिस्ट्री के विषय में कहूँगा कि बच्चे को NCERTs लाइन बाय लाइन कम से कम 4-5 बार पढ़ लेना चाहिए पूरे प्रिपरेशन के दौरान, क्योंकि मैंने खुद ये देखा है कि जो मेंस का एग्ज़ाम होता है उसमें जो बहुत सारे 6-7 से ऊपर क्वेश्चंस होते हैं जो डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस होते हैं, जो कि सीधा NCERT के लाइन से होता है। इसीलिए कोई भी सबसे पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि NCERT जरूर से जरूर पढ़े। देखिए, आशीष रंजन जी ने वैसे जूनियर के लिए भी बोला कि आप जो है केमिस्ट्री के लिए NCERT को जरूर आप पढ़ें और प्रैक्टिस करते रहे। किसी भी टॉपिक, किसी भी चैप्टर को किसी अगले दिन के लिए आप बिल्कुल ना छोड़ें। जो चैप्टर कंप्लीट करना है तो जब प्रयास करें कि पहली बार में ही उसके सारे क्वेश्चंस को बना लें, क्योंकि हर बार होगा कि 3 महीना के बाद मैं रिवाइज करूंगा, इसका 10 क्वेश्चन छूट गया, उसका 10 क्वेश्चन छूट गया है, तो ऐसे लगभग पूरा नहीं हो पाते हैं। कोई भी टॉपिक हो उसी समय आपको, जब टीचर क्लास में खत्म कर चुके हैं और किसी भी पार्टिकुलर बुक को जब आप सोल्व करते हैं, तो आप दोस्तों से ग्रुप डिस्कशन, टीचर का हेल्प लेकर और जो खुद की आपकी सेल्फ स्टडी है उसे प्रयास करके कोशिश करें कि उसके कंप्लीट एक्सरसाइज को बनाने का प्रयास करें। अब बताइए आशीष जी कि ये 2 साल का जो हमारा आपका सफर रहा, तो इसमें कई बार टेस्ट में आपके नंबर कम भी आते होंगे, तो कई बार मैंने आपको पनिशमेंट भी दिया, तो माता पिता को भी जानकारी होता होगा। जब शुरू में 2022 में आप पढ़ने आए होंगे तो ऐसा भी अनुभव रहा होगा कि जिस दिन पहला ही दिन आप आए, पहला ही दिन मैंने रात भर लगातार 11-12 घंटा पढ़ा दिया था, तो उसका क्या अनुभव रहा कि भाई ये तो मैं जहाँ पढ़ने आया तो पहला ही दिन ही कौन शिक्षक है कि रात भर लगातार पढ़ा दिए। घर पर आप लोगों के पास तो मोबाइल नहीं था। दोस्तों, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इन बच्चों के पास 2 साल तक मोबाइल नहीं थे, क्योंकि मोबाइल न होने के पीछे ऑफलाइन क्लासेज का रीजन यह रहता है कि बच्चे खुद से प्रॉब्लम को सोल्व करें, क्योंकि मोबाइल रहेगा तो वो बहुत सेल्फ कंट्रोल बहुत कम बच्चों के पास होता है। वो डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा तो 5-10 मिनट के बाद वो गूगल पर सर्च कर लेते हैं। अंतोगत्वा वो खुश तो हो पाएंगे लेकिन माइंड ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो ये बच्चे 2 साल बिना मोबाइल के रहे और देख ही रहे हैं कि आर्थिक रूप से गरीब परिवार के बच्चे आज NIT जैसे प्रतिष्ठित कॉलेजों में जा रहे हैं। और जैसे ही 4 साल बीतेगा तो आप देखिएगा कि बच्चे का पहनावा से लेकर, इनके रहन सहन से लेकर, इनके घरेलू सारी स्थितियां सुधरेगी। ऐसे मैंने बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है। तो 2022 से पहला दिन से और अभी तक जब आप यहाँ से जा रहे हैं तो आपका सफर कैसा रहा? क्योंकि कई मौकों पर मेरा कड़ा भी रुख रहा आपके लिए, लेकिन रुख रहने का पीछे यही रीजन रहता है कि बच्चे अच्छे करें। तो उसके बारे में क्या बताइएगा? जैसे सर ने बताया, वो नाइट क्लास मुझे आज भी याद है। वो मेरे लिए मेरे जीवन में पहला अनुभव था। उस रात सर ने ऐसे बताया कि समय का उतना पता ही नहीं चला और वो जीवन भर मुझे याद रहेगा। और ये 2 साल का जो सर के साथ मेरा अनुभव रहा है वो मेरे लिए काफ़ी प्रेरणादायक था। उस पहली रात को ही मुझे आत्मविश्वास मेरा बढ़ा और फिर धीरे धीरे जैसे समय बीतते गए, सर के साथ हम लोग का एक पारिवारिक माहौल के साथ मतलब तैयारी आगे बढ़ा और धीरे धीरे सर पढ़ाई के साथ साथ सामाजिक ज्ञान के साथ एक नेक इंसान बनाने का प्रयत्न करते रहे और आज मैं जो कुछ भी हूँ इसमें सर का बड़ा योगदान है। ये बताइए कि जब आपका JEE मेन का पेपर था तो उससे 1 दिन पहले आप लोगों को चिट्ठी लिखकर भी मैं एक बंद लिफाफे में दिया था, तो उसका अनुभव क्या रहा आपको? कि जैसे आप चिट्ठी तो पढ़े होंगे यस, कि
ये भाई हमारे लाइफ में सारी चीज़ यूनिक हो रहा है कि जहाँ हम पढ़ रहे हैं कि एक ऐसे शिक्षक या आपको जो पढ़ने को मिल रहा है कि भाई एग्जाम से एक दिन पहले बंद लिफाफे में एक चिट्ठी लिख कर दिया गया है। उस चिट्ठी के शब्दों को पढ़े होंगे तो एग्जाम तो आपको अगले दिन होने वाला है। उस चिट्ठी में मैं आपको इंजीनियर पहले ही बना चुका हूँ। इसका मतलब यह है कि उसमें प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सारा था कि मतलब एग्जाम हुआ नहीं और टीचर को कैसे मालूम है कि भाई तुम जीवन में जब एक सफल इंजीनियर बनोगे तो तुम भी समाज में जरूरतमंदों के लिए मदद करना। तो उसका क्या अनुभव रहा कि भाई परीक्षा हुआ नहीं और ये हमको इंजीनियर बना कैसे दिए, इनको कैसे मालूम चला। और जो आज सत्य भी हुआ कि आप जो देश के प्रतिष्ठित एनआईटी में आप जा रहे हैं, क्योंकि एनआईटी कॉलेज ही अपने आप में प्रतिष्ठा माना जाता है। तो उस चिट्ठी के बारे में दर्शकों को बताइए, अपने जूनियर्स को बताइए, जो लोग सुन रहे होंगे। ये मेरे लिए काफ़ी पॉजिटिव रहा सर का आत्मविश्वास देख के। और ये एक एग्ज़ाम के एक दिन पहले ऐसा जो सर ने लिखा था, उससे मेरी पूरी जो 2 साल की जर्नी थी और मैं फ्यूचर में अपने आप को एक अच्छा देख पा रहा था। और इससे मतलब मुझे भी काफ़ी आत्मविश्वास मेरा बढ़ा और एग्ज़ाम में मतलब फुल कॉन्फिडेंस के साथ मैंने एग्ज़ाम दिया। जो मैंने पिछले प्रश्न में आपसे जिक्र किया उसके बारे में आपने चर्चा नहीं किया कि 2 वर्षों में कई बार आपके टेस्ट में कम भी नंबर आए होंगे। तो उसके लिए मैंने मैथ में कम आया तो उसके लिए भी पनिशमेंट मिला, फिजिक्स में कम आया तो मैंने ही पनिशमेंट दिया, केमिस्ट्री में कम आया तो मैंने ही पनिशमेंट दिया और धीरे धीरे चीज़ें इम्प्रूव भी किया। तो कई मायने में बुरा भी लग रहा होगा कि भाई इतने हम बड़े हो गए, हमको पनिशमेंट क्यों दिया जा रहा है। और तो वो अब तो मान लीजिए सफल हो गए तो चीज़ें तो अच्छा लगने लगता है, लेकिन जब बच्चे नए आते हैं और उसके बाद होता है कि भाई हम इतने बड़े हो गए हैं, हमारा नंबर कम आ रहा है तो हमको सर पनिशमेंट दे रहे हैं। और किसी भी एंगल का पनिशमेंट जो होता है छोटे उम्र में बच्चों को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब सफल हो जाते हैं तो बच्चों को याद आता है कि मेरे लिए तो अच्छा ही सर ने किया था, क्योंकि वो हमारे रिजल्ट के लिए चिंतित थे। तो जब इस पनिशमेंट के बारे में क्या आप बताइएगा, क्या ये कैसा रहा आपके लिए, ये अनुभव कैसा रहा? देखिए, या तो रियलिटी है कि उस उम्र के बच्चों के लिए मुझे भी काफ़ी मतलब कभी कभी क्या लगभग लगता ही था कि सर अपने सब्जेक्ट में तो देते ही हैं, अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी कम मार्क्स आ जाए तो उसके लिए भी पनिश करते थे। तो लगता था कि सर ये क्यों कर रहे हैं। आज हमको समझ में आ रहा है इसका वास्तविक मतलब क्या था, सर के पीछे का क्या उद्देश्य था कि ये क्यों करते थे। आज जब रिजल्ट आया तो इसकी वास्तविकता मुझे आज एहसास हो रही है कि ये सब जितने भी चीज करते थे सर हमारे करियर के लिए ही करते थे। एक साथ आपसे 2 क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ। एक तो आप अपने लाइफ में आगे क्या करना चाहते हैं, और दूसरा चीज कि जिस घर में पिताजी 9 तक पढ़े हों, पिताजी सब्जी बेचते हैं और गांव में दूर दूर तक भी कोई एनआईटीएन नहीं है और आप बनने जा रहे हैं और लाखों रुपए कमाइएगा, भविष्य में करोड़ों भी कमा रहे हैं आज बच्चे। तो आप जब यहाँ पढ़ रहे थे और सारी आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी हुई, तो आपके मम्मी पापा और आपका या आपके चाचा जी घर का, क्योंकि जब आपके चाचा जी से मैंने फोन पर बात किया, पापा जी तो आए ही थे, मिले ही थे, तो काफी इमोशनल थे। क्योंकि जब घर में हाईली एजुकेशन में कोई कई पीढ़ियों तक न हो और उसके बाद कोई बच्चा देश के प्रतिष्ठित कॉलेजों में से एक में जाता हो, तो कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ी के लिए एक वरदान साबित होता है कि आप ही को देखकर अब आने वाला पीढ़ी आगे और बढ़ने का प्रयास करेगा। तो मम्मी पापा और आपके जो परिवार में अभिभावक लोग हैं उनका क्या सोच है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा, और एक आप भविष्य में क्या करना चाहते हैं, इस दोनों का जो रिप्लाई है, जो आपका मन में उत्तर है, वो दर्शकों तक बताइए। देखिए, मैं जब भी छुट्टियों में घर जाया करता था तो मम्मी से पापा से बात होता था तो वही बोलते थे कि वहाँ कैसा है, सब ठीक है, कैसा पढ़ाई चल रहा है। तो मैं कभी कभी बताता था कि ऐसे हैं सर, हम लोग के पीछे दिन रात मेहनत करते हैं, ऐसे करते हैं, कभी कभी डांटते भी हैं। तो वही मम्मी समझाती थी कि देखो जो भी कर रहे हैं वो सब तुम्हारे के लिए ही कर रहे हैं, फ्यूचर तुम्हारा ही बनेगा। सर जो कहते हैं उनका आदर करना, उसका जो भी वो होमवर्क डीपीबीज वगैरह देते हैं वो सब समय पे करना, सर पे भरोसा रखना। भविष्य में मेरा सपना है कि मैं अपना स्टार्टअप करूं और एक नेक इंसान बनूं और मेरे जैसे ज़रूरतमंदों का मैं जहां तक कोशिश करता रहूंगा कि मदद करूं। धन्यवाद दोस्तों, और आगे ऐसे ही कोशिश रहेगा कि जो हमारे बच्चे देश के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेजों में से एक में आईआईटी और एनआईटी में जाकर अपने सपने को पंख लगा रहे हैं, उनसे एक एक कर आपको रूबरू कराऊंगा उनके घरेलू कंडीशंस को और किस बैकग्राउंड से
वो निकल कर और कहाँ पर पहुँच रहे हैं, ताकि उनकी बातों को सुनकर कुछ ऐसे जूनियर भी हैं जो मोटिवेट हो पाए कि जब ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। कई मायनों में कुछ लोगों का ऐसा भी होगा कि यार इन लोगों से तो घरेलू कंडीशन मेरा कई गुना अच्छा है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि एक बात मैं हमेशा बोलता हूँ कि जीवन में प्रयास जरूर करना चाहिए। और प्रयास किस प्रकार का, इतना जरूर पहला हिम्मत ऐसा जरूर होना चाहिए कि दौड़िए। दौड़ने का मतलब यह हुआ कि आपकी रफ्तार जो है कम नहीं होनी चाहिए। यदि ये भी नहीं आप कर पा रहे हैं तो कम से कम चलिए। यदि आप चल भी नहीं पा रहे हैं तो रेंगिए, लेकिन रुकिए मत, क्योंकि रुकने के नाम ही मृत्यु है। यदि आप स्टॉप हो गए तो आपका प्रोग्रेस, आपकी विकास रुक जाएगी। किसी भी कंडीशन में आपको धीरे धीरे ही हो, लेकिन चलना बहुत जरूरी है। और आप प्रयास करते जाइएगा, धीरे धीरे ही चाल एक समय रफ्तार पकड़ लेगी। अब यह लड़का अपने गांव का, अपने शहर का, अपने परिवार का पहला एनआईटीएन कई पीढ़ियों के बाद बनने जा रहा है। तो यह अब एक धीरे धीरे जो गति बढ़ा, इसके बाद के जो आने वाली पीढ़ी होंगी वो और कई गुना इससे दुगने तिगने रफ्तार से आगे बढ़ेंगे। और देखिएगा कि इसके पूरे रिलेशन, पूरे सोसाइटी और कम से कम इसके परिवार जो है, कि कम से कम इसका अपना परिवार जो है, उसकी घरेलू स्थिति बहुत जल्द सुधरने वाली है। धन्यवाद।